सवाल ये उठता है कि क्या ईरान पर हमला कर इजराइल को ये भारी पड़ गया है? क्या इजराइल को अंदाजा था कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव और वेस्ट बैंक तक तबाही मचा सकती हैं? क्या इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया? क्या ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने में आयरन डोम नाकाम साबित हुआ है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर काउंटर अटैक किया है उसका अंदाजा शायद अमेरिका को भी नहीं था। ईरान पर इजराइल के हमले में 12 परमाणु वैज्ञानिकों समेत 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए हैं, जबकि 250 से ज्यादा आम लोगों की जान चली गई है। 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल के शहरों में भी भारी तबाही मची है। 14 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों तरीके से भीषण जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। भले ही इजराइल के हमलों से ईरान में तबाही मची हो, लेकिन ईरान को कमजोर आंकड़ा इजराइल को भारी पड़ा है। इजराइल के डिफेंस को भेदने में ईरान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इजराइल के डिफेंस में अमेरिका भी मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो युद्ध का आगाज किया गया है, क्या इजराइल की तरफ से गलती हुई या एक सोची समझी रणनीति के तहत यह हमला किया गया है? क्योंकि मकसद एकमात्र है, वहां पर सत्ता परिवर्तन कराना। चूंकि न्यूक्लियर वेपन जहां पर बनाए जा रहे थे, जहां पर तैयारियां चल रही थी, वैज्ञानिकों को मार गिराया गया, न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरीके से तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया। अब एक काम बचता है इजराइल के पास, वो है सत्ता परिवर्तन। तो क्या इसमें भी वो कामयाब होगा या नहीं? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अरुण माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ कर्नल मनोज कुमार जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जय हिंद आप सभी को। सर, आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, चूंकि वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर का इस समय चलन है और कई तरह की खबरों को नरेट किया जा रहा है। कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल हैं या न्यूज एजेंसियां हैं या फिर न्यूज चैनल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उन्होंने आयरन डोम को काफी हद तक फेल कर दिया। अब आप बताइए कि क्या ईरान का जो आयरन डोम है वो फेल हुआ है, पास हुआ है? आशीष, देखिए, जय हिंद। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये हर कोई भी जो इक्विपमेंट होता है, कोई भी इक्विपमेंट जो होता है, उसकी लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस इस तरीके से होती हैं। देखिए, आपका अगर जैसे मान लीजिए आप थर्ड इक्विपमेंट का ले लें, वो 6 टारगेट्स एक साथ एंगेज कर सकता है। अगर मान लीजिए 36 मिसाइल आ रही हैं, तो उनको कहां से आप एंगेज करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि ये बात कहना कि ईरान का इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम रहा है, वो मेरे ख्याल से गलत है। इजराइल को पता था किस प्रकार का रिटेलिएशन होगा। इजराइल को ईरान की जो एक एक डिटेल मालूम है, किस प्रकार की मिसाइल कितनी ईरान के पास हैं। कि ईरान के जो मिसाइल का जो जो जखीरा है, उसमें बहुत सारी मिसाइलें ऐसी हैं जिनकी रेंज 300, 200, 250, 500, पौने 700। वो मिसाइल कहां से पहुंचेंगे इजराइल? मेरा ये मानना है कि जब इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया था, जो उनका उद्देश्य था वो बिल्कुल क्लियर था, और जितने भी रिटेलिएशंस हो सकते थे उन सबको वॉर गेम करके इजराइल ने रखा था, और उनके लिए उनके पास तैयारी थी। इसीलिए आप देखेंगे फर्क है, जो कैजुअलिटीज है उसमें भी फर्क है। जब दो देश लड़ रहे हैं तो 14-15 आदमी मर रहे हैं, ये कोई मेरा मानना है कि इसमें कोई बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर नहीं नजर आ रहा है मेरे को। तो आप ये देखेंगे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स जिस प्रकार से इजराइल के काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के पास आप देखिए किस इम्यूनिटी के साथ, किस फ्रीडम के साथ इजराइल की एयरफोर्स जो है वो ईरान में हमले कर रही है। इतना एक्यूरेट नातान्स का जो न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर हमला हो गया, जो खोंदाब का हैवी वाटर रिएक्टर जो प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इनकी मिसाइल सिटीज हैं उनमें से एक मिसाइल सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मिसाइल का जो प्रोडक्शन का जो यूनिट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। गिन गिन करके मैंने आज तक इतिहास में इस प्रकार का नहीं देखा कि 14-15 आपके टॉप मिलिट्री ऑफ लीडर्स जो हैं वो एक झटके में मार दिए जाएं, आपके 5, 7, 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए जाएं। अभी जो गाड़ियों में ब्लास्ट हुए उनमें भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं आशीष, बिल्कुल क्लियर, इजराइल का उद्देश्य बिल्कुल एक है, यूनिपॉइंट एजेंडा। और यूनिपॉइंट एजेंडा है परमाणु मुक्त ईरान। वो किसी कीमत पे ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। अब इसका क्या उन्होंने तरीका बनाया है कि 3 चीजों पर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। एक तो परमाणु बम बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर,
दूसरा, वो लोग जो कि परमाणु बम बनाने में काम कर रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट। हम्म। और तीसरा, परमाणु बम बनाने की जो सनक जिस लीडरशिप में है, वो लीडरशिप। इसी वजह से आप देखेंगे कि 3 डिफरेंट तरीके के बिल्कुल क्लियर कट टारगेट्स आए हैं। उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया है। खामनेई का समय मैं आपको बता रहा हूं आशीष, पिछले 3 दिनों में 4 बार आपके चैनल पर यह कह चुका हूं, खामनेई का अंत निश्चित है। लेकिन खामनेई तो अब वो बंकर में जा छुपा है अनुज माथुर जी। नो, देखिए एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेशनल मीडिया की, हाँ, बंकर में आशीष, जाके छुप के बैठ गया है। देखिए अब मैं इसको भी मैं यूं कहूंगा कि बंकर में आप मान लीजिए छुपा भी नहीं है, आफ्टर ऑल लड़ाई लड़ रही है, आपको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि आप बड़े टारगेट हैं, तो वो उसने अपना सेफ जगह उसने चुनी है, वहां से कंट्रोल नहीं, करेगा। सवाल इसलिए भी ना अनुज माथुर जी, पिछले 3 दिनों से खारमई जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहे, वही मैं कह रहा हूं। नेतन्याहू तो तेल अवीव तक भी गए थे, खारमई तो दिख ही नहीं रहा है, कहां है वो। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम इतिहास में, जो इनकी इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई थी, उसके बाद जो लोग, जो इनका रियल ब्रेन सेट था, जो रियल इंटेलिजेंसिया था, वो उनको हटा के भगा दिया था उन्होंने। ये आप वेस्टर्नाइज्ड हैं, ये हैं, वो हैं। उसको मोसाद ने टारगेट किया है। 1979 से मोसाद जो है वहां पर ईरान में एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क बनाने में लगा हुआ है, और आज की तारीख में वो एक फुल प्रूफ नेटवर्क, फुल प्रूफ तो नहीं कहूंगा, एक बहुत इफेक्टिव नेटवर्क उन्होंने वहां पर तैयार कर लिया है। इफेक्टिव इकोसिस्टम, उनको पल पल की जानकारी है, एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ मिसाइल्स का कितने हैं, कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इनके सीधा। अब ये जो उनका सेट है, सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर मेरे हिसाब से आशीष इजराइल के पास मोसाद है, जो उनकी इंटेलिजेंस है। और यही वजह है कि जितने भी हमले हुए हैं वो पिन पॉइंटेड इफेक्टिव हमले हुए हैं। और तो आपका जो प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न है आशीष, कि क्या उन्होंने गलती करी, उसके लिए मेरा उत्तर है कि नहीं, गलती नहीं करी। उनका उद्देश्य है, और वो हर दिन के जो उनके उद्देश्य हैं उसको कुछ काफी हद तक हासिल करते चले जा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत जल्द हम लोग डिस्कशन करेंगे कि खामनेई के युग का अंत हो गया है, जाहिर तौर पर। और जिस हिसाब से चीजें जा रही हैं वही लग रहा है। लेकिन चूंकि अभी अनुज माथुर साहब ने सैन्य अधिकारियों के जो टॉप लीडरशिप है वहां के, ईरान के, जिनको मार गिराया गया है, एक बार उनका नाम का चर्चा कर लूं, उसके बाद में संजीत सिरोही जी आपके पास आऊंगा। मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी हैं, ये ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनको इजराइल ने मार गिराया। जनरल हुसैन सलामी, इजरायली रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ये कमांडर इन चीफ थे, इनको मार गिराया। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली आईआरजीसी के एयरोस्पेस फोर्स के प्रमुख थे, इनको मार गिराया। जनरल गुलाम अली राशिद ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर थे, इनको मार गिराया। जनरल गुलाम रेजा मेहराबी सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे, इनको मार गिराया। जनरल मेहंदी रब्बानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड थे, इनको मार गिराया। और मोहम्मद काजमी आरजीसी के खुफिया संगठन के चीफ थे, इनको मार गिराया। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो किसी भी देश के लिए सर्वोच्च पदों पर बैठे होते हैं, खासकर जब इस तरह की वॉर की सिचुएशन आती है या देश की सुरक्षा की बात आती है। संजीत सिरोही जी, हम ये देख रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल बोको हरम टाइप हमले हो रहे हैं, कहीं भी मारना है उनको, बस वो मारे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, उनको पता है कि हमें कहां उड़ाना है, आम नागरिकों को वो छू भी नहीं रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें अपनी मिसाइलें जो हैं कहां गिरानी है, और वो वहीं गिरा रहे हैं। आशीष जी, मैं जनरल साहब ने जो बोला है उनसे पूरा सहमत हूँ कि इजराइल का जो उनके पास जो मेन उनका जो यूएसपी है वो उनका जो है इंटेलिजेंस सिस्टम है। और मोसाद की वजह से वो हर जगह उनको पिन पॉइंट ये पता रहता है कि ये कहते हैं, अब यहाँ किस पे कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं बता सकता, कि बघेरी को जो मारा है, आसिम मुनीर साहब जब वहाँ गए थे 25-26 मई को, तो वो एक घड़ी उन्होंने गिफ्ट की थी बघेरी को, और उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ था, और उस जीपीएस से की सिस्टम, और वो जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स वगैरह थे वो इजराइल के मोसाद के पास थे, और उनको ये पता था कि बघेरी साहब किस समय कहाँ पे होंगे, तो उनको वहाँ मार गिराया। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे ये खबर गलत है, ये झूठ है, सच है, लेकिन ये जो इजराइल की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उनका इंटेलिजेंस सिस्टम है, और वो उस इंटेलिजेंस सिस्टम से वहीं पे स्ट्राइक करते हैं
जहां पे उनको पता है कि वो आदमी वहां पे होगा, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो। अभी जो दो तीन पॉइंट जो जनरल साहब ने कहा है, मैं उनके बारे में थोड़ा ऐड करूंगा, जी। और बाकी जो आपका सवाल है उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये जो मिलिट्री लीडर्स के आपने नाम लिया है, तो वो मिलिट्री लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन उनके मारे जाने से मुझे नहीं लगता कोई ईरान आर्मी के ऊपर फर्क पड़ेगा या किसी के ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मिलिट्री हायरार्की ऐसी है कि अगर एक आदमी ऊपर वाला जाता है तो उसका सेकंड इन कमांड होता है, जो कि पूरा ऑपरेशनल और सारी चीजें उसकी नॉलेज होती है। तो वो जो है, इनके मरने से कोई ज्यादा, मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ा है। हाँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बनाने में बहुत समय लगता है, वो उसमें जरूर नुकसान हुआ है। अब सवाल ये होता है कि क्या जो इजराइल ने हमला किया वो गलती की? बिल्कुल गलती नहीं की। इजराइल के पास एक उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। उसको पता था कि अगर ईरान किसी ना किसी तरीके से 90% एनरिचमेंट करके अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है, तो वो जो है बॉम्ब, जो अगर पहला बॉम्ब का इस्तेमाल होगा तो इसराइल के ऊपर होगा। और इसराइल का अपना साइज को देखते हुए, अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए और अपने आर्म फोर्सेस की संख्या को देखते हुए, 4-5 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब ही काफी रहते इसराइल को खत्म करने के लिए। तो ये इसराइल ने गलती नहीं करी। इसराइल के टाइमिंग बिल्कुल ठीक थे। जो ईरान के प्रॉक्सीज थे, जिसमें हमास था, हिजबुल्ला था, उनको बिल्कुल जो है खत्म कर दिया था। वहां पे जो सीरिया के अंदर जो असाद की जो सरकार थी वो चली गई थी, जो असला आता था सीरिया के थ्रू वो बंद हो गया। तो दिस वॉज द राइट टाइम इसराइल के लिए हमला करने के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर रजीम चेंज हो जाता है या अयतुल्लाह खमेनी को मार दिया जाता है, तो क्या ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बदल देगा, उसको रोक देगा, न्यूक्लियर डील करेगा और न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा? मेरा मानना है ये नहीं होगा। न्यूक चाहे सत्ता आप किसी की बदल दो, कोई भी आएगा ईरान, क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसका अस्तित्व जब तक है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, जब तक उसके पास कोई ना कोई ताकत हो, प्रॉक्सीज उसके खत्म हो गए हैं, तो नेक्स्ट उसके पास ऑप्शन रह जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो दोनों देशों में न्यूक्लियर के ऊपर इसराइल जो है ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देगा, और ईरान को पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बगैर उसको वहां कोई रहने नहीं देगा। तो ये समस्या है। अब इसका समाधान क्या निकलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। आशीष जी। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि इजराइल के हमलों से इस समय अगर हम बात करें तो ईरान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। तेहरान की सड़कों पर लोग तेहरान को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार, अभी मैं विजुअल्स देख रहा था, लंबी कतार लोगों की पेट्रोल पंप पर है ताकि जल्द से जल्द तेहरान को छोड़ें। कर्नल मनोज कुमार, इजराइल पर हमले तो ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान के लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा है, शहर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की तैयारी इजराइल में है, बंकर्स हैं, छुपने की जगह है हर शहरों में, उस प्रकार की तैयारी ईरान में नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत घनी है, घनी आबादी है ईरान में। तो ये वाजिब बात है, जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहाँ से जनता दूर जाने की कोशिश करती है। लेकिन आपको भी ध्यान रहे कि जिस प्रकार के हमले ईरान ने वहाँ पर किए हैं, हाइफा में और तेल अवीव में, वहाँ भी स्थिति बहुत विध्वंसक घातक बन चुकी है। और वहाँ वहाँ भी जनता में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। मैं नहीं मानता कि इजराइल ने इतना सोचा होगा कि इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई ईरान कर पाने में सक्षम होगा। जहां तक एयर डिफेंस, आयरन डोम और इसकी बात है, देखिए अभी खबरें आई हैं कि यूक्रेन से अमेरिका ने आयरन डोम हटा के उसको इधर लाने की कोशिश की है इजराइल की तरफ। लगातार अमेरिका से इजराइल में असला और सामान आ रहा है, मिलिट्री जो डिफेंस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि ये जो लड़ाई है आगे चलेगी, बढ़ेगी। आप ये भी ध्यान रहे कि इस वक्त भारत बहुत ही वो क्या बोलते हैं, एक धागे पर चल रहा है, एकदम लकीर पर चल रहा है, क्योंकि उसको दोनों तरफ ईरान से भी संबंध अच्छे रखने हैं और उधर इजराइल के साथ उसके संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। आपको ध्यान हो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी युद्ध छिड़ा था, उसमें खुले तौर पर इजराइल भारत के साथ था, लेकिन उसके लिए आसान था कि पाकिस्तान को छोड़ के भारत के साथ दे। लेकिन इस वक्त भारत के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। आपको ध्यान दिलाऊं कि 12 जून को यूनाइटेड नेशंस में एक
ये वोटिंग हुई जिसमें 149 देशों ने युद्ध विराम के लिए वोट किया और केवल 12 देश थे जिसमें अमेरिका था जिन्होंने युद्ध विराम के खिलाफ गजा में वोटिंग की थी। जी। भारत एक वाहिद देश था जो 19 देशों में था जिसने कोई भी वोटिंग से अलग थलग रहा। तो इससे क्या नजर आता है आपको? लग रहा है कि पहली बार भारत खुलकर इतनी इस गंभीर स्थिति में भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखता जा रहा है। तो इसमें भारत के लिए भी बहुत आसान नहीं है इस लड़ाई के बीच में अपने रुख को रखना। तो और जहां तक आप क्या बोल रहे थे कि जो ये न्यूक्लियर की जहां तक बात है, मैं नहीं मानता, जैसे उन्होंने सिरोही साहब ने बोला कि ईरान की जनता और बाकी लोग भी जो भी आए वहां पे सत्ता परिवर्तन के बाद भी न्यूक्लियर एम्बिशन उनका जारी रहेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। जी ठीक है, मैं अनुज माथुर जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी जिसका जिक्र मनोज कुमार जी कर रहे थे कि क्या इजराइल इस बात को जानता था या समझता था या कहीं चूक हो गई कि जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होगा वो हमला इतना भीषण हो सकता है। तेल अवीव पर हमले को लेकर उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वहां हमले हुए हैं। नुकसान इजराइल का हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आशीष, मैं आपको एक बात बताऊं, जब दो देश, अभी थोड़ी देर पहले बात की, जब दो देश लड़ाई लड़ रहे हैं तो नुकसान तो होगा। ये बात उनको भी पता थी। जो युद्ध में देश गया है, आप अपने डीजीओ का आंसर देख लीजिए। जब उनसे पूछा गया था हमारे को नुकसान हुआ है क्या, तब उन्होंने कहा था दो देश लड़ रहे हैं तो नुकसान होगा, लेकिन उसको अनाउंस करना इज एडवांटेज एनिमी। तो ये नुकसान तो वो कोई वहां पर मार्बल्स खेलने नहीं आए हुए हैं ईरान वाले, उनके पास भी ताकत है। और ये बात भी मैं बताना चाहता हूं कि हम उनको हिजबुल्लाह, हमास और हुती से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आतंकवादी संगठन है। ईरान एक देश है, उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड आर्म्ड फोर्सेस उसके पास हैं, उनके पास नेवी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास सब कुछ है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं वो ये है कि दो तीन चीजें आप सुनिए। पहली बात यह है कि जो क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच इजराइल है, इजराइल के जो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है इजराइल के पास, उसका जवाब मेरे हिसाब से मेरा मिलिट्री माइंड कहता है कि ईरान के पास नहीं है। आप देख लें, ईरान का जो सबसे सर्वोत्तम एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-300 है। S-300 किसी भी F-35 को, F-16 को, F-16I को पकड़ नहीं सकता, बिल्कुल बेकार है उसके सामने। जबकि इजराइल के पास तमाम अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल उन्नत किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो पेट्रियट हो, चाहे वो आयरन डोम हो। लेकिन फिर बता रहा हूं कि हर एक की लिमिटेशंस होती हैं, हदबंदियां होती हैं, उनको तोड़ के कुछ मिसाइलें निकलेंगी। आप मुझे बताएं कितनी मिसाइलें लगी हैं? कितनी मिसाइलें? आपने 200 मिसाइल अगर मारी हैं, उसमें से 15-20 लगी हैं, तो दैट इज 10%। और जो इजराइल के अटैक्स हो रहे हैं वो 90% लग रहे हैं। तो ये फर्क है, ये क्वालिटेटिव कॉम्बैट एज जो मैं बता रहा हूं आशीष, ये समझने की बात है। और जहां तक सवाल दूसरा है, देखिए मैं पूरी तरह से सिरोही साहब से एग्री करता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस सिस्टम ड्रिवन होती हैं और सिस्टम के अंदर आपका जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको शिफ्ट करने वाला होता है। लेकिन जो बात समझने की वो ये होती है कि हर एक कमांडर का अपना सोच होता है। उन्होंने उन तमाम कमांडर्स को एलिमिनेट किया है कि बहुत बड़ा झटका है। आप कह लें कि वो निकल के दूसरा आ जाएगा, तीसरा चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे किसी देश के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, उसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मार दें, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को आप मार दें और 2-4 सीनियर जनरल्स को मार दें, 14-15 ब्रिगेडियर एंड अबव को मार दें, आप झटका लगता है। मैं ग्राउंड पर रहा हूं, इन्फेंट्री वाला हूं मैं। आप इतना आसान नहीं होता है। तो ये मैं समझता हूं कि सिस्टम ड्रिवन है, सिस्टम विल टेक केयर। लेकिन जो विचारधारा है वो खत्म हो गई। जो विचारधारा उस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की थी वो कहीं ना कहीं सबड्यू हो गई। यही मैं कह रहा हूं कि ईरान पर जो हमले हैं वो 3 कंपार्टमेंट में हो रहे हैं। पहला कंपार्टमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नतान्ज में हमले, होंदाब में हमले, न्यूक्लियर हैवी वाटर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करना। दूसरा है जो लोग इनको इस्तेमाल में लाते हैं उनके साइंटिस्ट्स पे हमले। पहले दिन में 7-8 साइंटिस्ट खत्म कर दिए। अब जो ब्लास्ट हुए हैं गाड़ियों में, उनमें सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन कहां चल रहा है। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है जो सोच है,
उस सोच पे हमला है। मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप अगर जाएगी तो वो सोच पे हमला है। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, किसी भी आप लीडरशिप को देख लेंगे तो जो सोच एक पर्टिकुलर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की है, एग्जैक्टली द सेम सोच कैन नॉट बी देयर दूसरे आदमी के पास। सबके काम करने का तरीका भी अलग होता है। जी, एक सेकंड और आशीष, काम करने का तरीका अलग होता है, सोच तो उनका उनका तीन, जो मैं बता रहा था कि पहली सोच के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये बात आप मान लें कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के परमाणु मुक्त ईरान का यकीन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम एशिया के बाकी तमाम देश भी ईरान को परमाणु युक्त होने नहीं देंगे। उनके लिए भी परेशानी है, इराक नहीं बनने देगा ईरान को परमाणु युक्त। ये उनको आज की तारीख परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं आप देखें कौन उनके साथ निकल करके सामने आया है। आज आप देखिए कि सऊदी अरब से, कतार से ये जो इजराइल के अटैक्स हो रहे हैं उनको गाइड किया जा रहा है, उनको वो जॉर्डन की एयर स्पेस प्रयोग में ला रहे हैं। तुर्की ने क्या कहा है अभी तक? देखिए, कोई भी खुल करके ईरान के साथ नहीं आया है कि भाई तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। जैसे कि अमेरिका ने बोला है इजराइल के लिए, फ्रांस ने बोला है हर हालत में इजराइल को बचाएंगे, इंग्लैंड ने बोला है दे मूव देयर एसेट्स, यूएसएस निमिट्स जो है वो वेस्ट पैसिफिक से चल पड़ा है वेस्ट एशिया के लिए। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जापान में है, उसको वार्निंग पर रख दिया है कि आप भी जाइए वहां पर। आज की तारीख में आशीष, जिस प्रकार की नेवल प्रेजेंस मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशियन नॉर्दर्न अरेबियन सी में ब्रिटिश आर्मी, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और ब्रिटिश नेवी और उनके मित्र देशों की नेवी की है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। चीन के पास 3 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अमेरिका ने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में और इसमें। अब क्या बात कर रहे हैं? इट्स अ मिसमैच। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा, एक और चीज आशीष, जी, 2 महीने पहले B2 बॉम्बर्स उन्होंने वो ला करके डिएगो गार्सिया में रख दिया। हाँ। क्यों? वो वहां पिकनिक मनाने नहीं आए हैं आशीष, वो वहां पर आए हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है ईरान को कि वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब उनके पास है, अल्टीमेट मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो उनके पास छोड़ दिया जाएगा अगर आपने एक भी हमारे लोग कर दिया। और देखिए, 45 इनके प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया अमेरिका की, और 15 इनके अड्डे हैं। 60 जगह 43,000 अमेरिकन सोल्जर्स आज की तारीख में मौजूद हैं वेस्ट एशिया में, और उनका इतना बड़ा नेवल फ्लीट मेडिटेरेनियन से लेकर के और पर्शियन गल्फ तक मौजूद है। मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। चीन ने भी सिर्फ एससीओ में कह दिया, यूएनओ में कह दिया, यहां कह दिया, वहां कह दिया। चीन खुद किसी यूएनओ को नहीं सुनता। कोई आज की तारीख में यूएनओ बिल्कुल मेरे ख्याल से टोटली डिफंक्ट है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। कहीं आज तक कोई भी चीज वो कर नहीं पाएंगे। आप समझे आशीष? तो मेरा ये मानना है कि ये कोई भी सोच रहे, कोई भी लीडरशिप रहे, आप खमेनाई को हटाएंगे, आधा ईरान डज नॉट वांट हिम, ये बात भी उनको पता है। आधा से ज्यादा ईरान, आधी तो महिलाएं ही हैं जो चाहती है कि नहीं हो। और दो तीन बार पिछले कुछ दिनों में इनके खिलाफ आवाज उठ चुकी है, जिसको इन्होंने दबा दिया ताकत के साथ, लेकिन महिलाएं उतर के सामने आई थी। आपको पूरा किस्सा हमको मालूम है, उसमें जाने के। तो मेरा ये मानना है कि वहां की अपनी जनता उनको कहेगी कि भाई साहब छोड़ो। तो ये मेरा, अब इसको समझने की आवश्यकता है। और इतना बड़ा मिलिट्री लीडरशिप का जो लॉस होता है, कितना भी सिस्टम ड्रिवन सिस्टम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जरूर पता पड़ेगा, और आपको इनको पूरी तरह से रिकवर करने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात ईयू की कही, मैं आता हूं आपके पास संजीत सिरोही साहब। ईयू की बात यहाँ पर कही अनुज माथुर जी ने, तो यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की। बातचीत करने के बाद 2 बयान इन्होंने दिए। पहली बयान उन्होंने ये दिया कि जो ईयू है यानी यूरोपियन यूनियन है, वो साफ ये कह रहा है कि ईरान के पास किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यही कही कि ईयू जो है वो ईरान के साथ, माफ करिएगा, वो इजरायल के साथ है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वो सीज फायर का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सीज फायर पर उन्होंने कोई बात नहीं की, यानी यूरोपियन यूनियन का खुला समर्थन यहां पर इजरायल को है, जिसकी बात मनोज जी भी कर रहे थे, और कि किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार वाला देश बने। आशीष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती है कि ईरान के पास हो,
लेकिन मैं आपको एक बता दूं बात की, जो अमेरिका है, जो यूरोपियन यूनियन है, ये वो बात बोलती है जो अमेरिका बोलता है। और अमेरिका की हमेशा जो है डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी रही है। ईरान के पास क्यों नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता, पाकिस्तान के पास क्यों हो सकता है? पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, ईरान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी करता है, ईरान भी दहशतगर्दी करता है, लेकिन ईरान के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान से इसराइल को खतरा है, और इसराइल जो है अमेरिका की, जैसे मैं बता रहा हूँ, 51st स्टेट है इसराइल की। इसराइल के ऊपर हमला का मतलब है अमेरिका के ऊपर। तो ये जो यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हो, ये तो बता रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिका है, इनका हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहता है। ये अपने पैमाने से दुनिया को नापते हैं। अब सवाल इस चीज का आता है सोच का। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो 12 या 8 मिलिट्री लीडर्स मारे गए हैं, या कल खमैनी भी मारे जाएंगे, तो क्या सोच बदल जाएगी? 79 से आप लगा लो 46 साल हो गए हैं सैंक्शंस लगते हुए ईरान के ऊपर। तो अगर इतने सैंक्शंस के बाद भी ईरान जो है इतनी मिसाइल जो है इसराइल के ऊपर दाग रहा है और इतना नुकसान कर रहा है, जो इसराइल, जो जनरल माथुर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है, लड़ाई में, जंग में लोग मरते हैं, सारी चीज होती है, लेकिन ये इसराइल को भी अंदाजा नहीं था कि ईरान जो है इतनी तेज, इतनी उससे ताकत से जो है इसराइल के ऊपर हमला करेगा। आप देखें जो तस्वीरें आ रही है, और ये जो आप बात कर रहे हो, जो रिपोर्ट्स आ रही है, ये सारा फॉरेन मीडिया है। फॉरेन मीडिया तो ये भी कह रहा था कि भारत ने कोई नुकसान नहीं किया। ये सारा फॉरेन मीडिया है, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो। अब सवाल इस चीज का आता है, क्या सोच? मेरा ये मानना है कि ये सोच, आप जो हमास था, हमास के ऊपर आप 1.5 साल से उनका बिल्कुल, आपने गाजा को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। क्या आप सोच बदल पाए? सोच आप नहीं बदल सकते हैं। आप लीडर बदल सकते हैं, आप मिलिट्री लीडर मार सकते हैं, आप खमैनी को मार देंगे, दूसरा खमैनी आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो ये सोच है, और हर देश का ऐसा नहीं कि ईरान वाले जो है पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे। भारत में भी जब हमला हुआ था तो लोग जो है अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराना शुरू कर दिए थे, लोगों ने जो एक्स्ट्रा राशन खरीदना शुरू कर दिया। ये नॉर्मल प्रतिक्रिया है। जब भी कोई देश लड़ाई में जाता है तो आवाम को ये डर रहता है कि कितने दिन चलेगी। तो इन इंडिकेशन से आप ये मत सोचिए कि ईरान जो है बिल्कुल, हाँ ये बात जरूर है कि हम सब मान रहे हैं कि ईरान अकेला पड़ गया है, कोई मुस्लिम देश उसके साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, अमेरिका नहीं है। कि इसके बावजूद आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, वो कौन सी चीज है जिससे उसके बावजूद भी ईरान जो है इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि उसके पास, जैसे जनरल साहब ने कहा, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास अमेरिका जैसा ताकतवर देश उसके पीछे नहीं खड़ा है, तब भी वो जो है इसराइल का झटका ले रहा। और ये लड़ाई इसराइल और ईरान की नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहना। इसराइल जो लड़ाई है, ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, जिसमें इसराइल अमेरिका के एक प्रॉक्सी बन के लड़ाई लड़ रहा है। संजीत जी, इसमें रूस की क्या भूमिका देखते हैं आप, रूस और चीन की? देखिए आशीष जी, बदकिस्मती से ईरान के लिए जो रशिया है वो यूक्रेन में उलझा हुआ है। अगर रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ नहीं होता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मेरा मानना है कि इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जो है ईरान के ऊपर इतने खुल्लम खुल्ला इतना हमला कर देता। दूसरी चीज है, ये इजराइल ने जो अपनी प्लानिंग शुरू करी, जब बशर असाद को सीरिया से निकाला गया, तब भी रशिया कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अदरवाइज रशिया के बेसिस है सीरिया में। रशिया नहीं कर पाया क्योंकि रशिया ऑलरेडी 3 साल से यूक्रेन में उलझा हुआ है। नंबर दूसरा, अब चाइना का जहां तक सवाल है, मेरा यह मानना है कि चाइना डिस्क्रीटली, कोवर्टली ईरान को हथियार दे रहा है। ईरान से सबसे ज्यादा जो तेल खरीदता है वो चाइना खरीदता है। आप ये सोच रहे कि ईरान सिर्फ अकेला ये जो मिसाइल्स हैं या और जो ईरान लड़ाई लड़ेगा, ये चाइना से आ रही हैं, और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। हाँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे ईसीजी ग्राफ चलता है वो हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मैं कहता हूं ईरान की जो सेना है या ईरान के जो लोग हैं, उनको हमको ये कहना समझना चाहिए कि वो जो है कितनी बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, उन्हें इस बात को भी समझना चाहिए। मनोज जी के पास आऊंगा कि ईरान में इजराइल किस तरीके से घुसा हुआ है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है तस्नीम, मैं उसके एक आर्टिकल को पढ़ रहा था। उसने ये दावा किया है कि ईरानी सेना, ईरान देश के अंदर ही
जो इजराइल है वो अपनी ड्रोन फैक्ट्री चलाता है और उन्होंने 3 मंजिला इमारत में एक ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी है जो इजराइल के लिए ड्रोन बनाते हैं और इन्हीं ड्रोनों से ईरान पर हमला हो रहे हैं। और उनका यह कहना है कि ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां और हो सकती हैं, यानी इजराइल की मोसाद ईरान के भीतर उनके ही खिलाफ हथियार बनाकर उन्हीं पर चला रही है। मनोज जी, एक और आर्टिकल मैं भी पढ़ रहा था जिसके मुताबिक इजराइल इन ईरान, मतलब ईरान के अंदर जो इजराइल बसा हुआ है उसके कारण बहुत उनको क्षति हुई सॉरी। तो उनका कहने का मकसद है कि जो ईरान के जो एजेंट्स हैं, उनके जो खुफिया तंत्र है, जो जिस प्रकार से ईरान के अंदर घुसपैठ कर चुका है, उसका कोई सानी नहीं है, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी मानना पड़ेगा, दूसरा नैरेटिव जिस प्रकार से इसमें इजराइल पर जो अक्टूबर में हमले हुए थे 1.5 साल पहले, उसमें भी बहुत बड़ी चूक हुई थी। उसमें भी बहुत सारे जो एजेंट्स थे इसके अपने मोसाद की, क्या था नहीं वो जी, जो गजा में जो लड़ रहे थे जी, क्या बोलते हैं उनका नाम, भूल रहा हूं, बताइए। किसका? जो हमास की बात कर रहे हैं? हमास की बात हमास के बहुत सारे एजेंट्स उसके अंदर थे, उसी कारण वो जो हमला सफल हुआ था, ये मेरा कहना है। तो कहने का मतलब है दोनों तरफ लड़ाइयां बराबर की हैं फिलहाल। हाँ, इसमें इजराइल ने जिस प्रकार से टारगेटेड और एकदम बढ़िया जो लीडरशिप को खत्म किया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म किए, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को खत्म किया, मिसाइल बेसिस खत्म किए, उसका कोई सानी नहीं है। उसकी बराबरी अभी ईरान कर नहीं पाया है, ना कर सकेगा। ये जरूर है कि उसने जितना इजरायली सोचा नहीं था उससे ज्यादा वहां तबाही मचाई है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना, जो इजराइल ईरान में बसा हुआ है उसका बहुत खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है। और उसका कारण है जो वहां पर जो सरकार है, जो वहां पर रिलीजियस जो क्या बोलते हैं कट्टरपंथ है, उसके कारण जो तबाही जनता के बीच में है, जनता भी तबाह है। खासकर शहरों की जनता जो है वो इस रेजिम के खिलाफ है और वो इसके हक में जाता है, इजराइल और अमेरिका के हक में। जी, तो ये उसके हक में जाता है। लेकिन अनुज माथुर जी, एक दिलचस्प खबर इस बीच जो है वो आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें, उस पर आपका जवाब ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है ये इस खबर से आप समझ जाएंगे। इजराइल और अमेरिका से पाकिस्तान जो है वो डर गया है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के दावे को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। एटम बम के हमले वाले दावे से पाकिस्तान पीछे हट गया है। ईरानी कमांडर जनरल मोहसन रजाई ने दावा किया था कि इजराइल के परमाणु हमले का जवाब पाकिस्तान देगा। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं, उनका एक रक्षा मंत्री का बयान आया है, ख्वाजा आसिफ का, जो कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया था और हम तो इजराइल पर हमला भी करने की नहीं सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान ईरान को कहता कुछ है लेकिन सामने आकर साफ ये कहता है कि हम जो है वो हमला नहीं करेंगे। अनुज माथुर जी। हाँ आशीष, मैं आपको एक लाइन में इसका जवाब दे सकता हूं। पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है, फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कर ले। नहीं, वो तो वफादार होता है जो आप फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं, कुछ और उसका नाम वाम रख लीजिएगा। हाँ, तो पालतू है और वो कोई भी ऐसा काम करने की उनकी औकात नहीं है जो कि अमेरिका के खिलाफ हो। कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ है राइजिंग लायन, इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी। इसका मतलब यह है कि इसकी प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई है। इसका जो इनको इतनी सहायता मिल रही है अमेरिका से, पाकिस्तान को IMF से और वर्ल्ड बैंक से, वो उस सिंदूर से उसका बहुत कम रिलेशनशिप है। उससे कहीं ज्यादा रिलेशनशिप उसका इस राइजिंग लायन से है, क्योंकि पाकिस्तान की आवश्यकता USA को ईरान के खिलाफ है, जरूरत है। और वो ये भी समझ रहे हैं कि अब ईरान के पास जब कोई और चारा नहीं बच रहा है तो वो ये प्रयास करेगा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश करे और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की हम बात कर चुके हैं अक्सर कई बार, उसके बारे में उसकी तरफ इसको ले जाने की कोशिश करे। आज की तारीख में एक भी मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं खड़ा, ये बात आप समझ लें। चीन मुस्लिम देश नहीं है, रशिया मुस्लिम देश नहीं है,
कोरिया मुस्लिम देश नहीं है, एक भी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ईरान वालों ने, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जब नेतन्याहू का स्टेटमेंट 2 दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों इस प्रकार के देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर होना खतरे से खाली नहीं है दुनिया के लिए, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तब उनको लगा कि अगर इजराइल ओपनली पाकिस्तान की खिलाफत कर रहा है, और किसी देश का नाम नहीं लिया उन्होंने, तो उनको यह लगा कि शायद पाकिस्तान इसकी वजह से हमें न्यूक्लियर मदद कर सके, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था आशीष कि पाकिस्तान अगर वो हम इफ दे न्यूक अस, पाकिस्तान विल न्यूक देम। नो वे, नो वे, जो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान कैन डू नथिंग। जो कि अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, ये बात आप मान लें, और पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि वो कहां गायब हो गया अगर उन्होंने एक वर्ड भी कहा। अभी आ गया वो उनके स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स आएंगे, और जो उन्होंने पहले ये कहा है कि हम एक मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा होना चाहिए, उसका भी काट आने वाला है उसी पाकिस्तान से, आप देखिएगा, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकते अमेरिका के अप्रूवल के बगैर, उनकी परिस्थिति नहीं है। आज अगर अमेरिका उनसे खिलाफ हो जाएगा तो सारी उनकी एड्स बंद हो जाएंगी, वो इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान से तो आप छोड़ दें, पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में इजराइल का साथ भले ही दे दे, ईरान का देने नहीं देगा अमेरिका उसको, ये बिल्कुल निश्चित मान ले। दूसरी संजीत बात जी, जो है, जी प्लीज, संजीत जी के पास आऊंगा। संजीत जी, चूंकि अभी पाकिस्तान की चर्चा चल रही है, इसलिए मैं पाकिस्तान की एक बात उठा देता हूं। पाकिस्तान का एक सांसद है असद कैसर, उन्होंने नेशनल असेंबली में इस बात को कहा कि इजराइल हम पर हमला कर सकता है, यानी पाकिस्तान इतना ज्यादा डरा हुआ है कि कभी भी हम पर हमला जो है वो किया जा सकता है इजराइल के द्वारा। और उन्होंने साफ कहा कि हम खुदा रहम करे, इजराइल जो है वो पाकिस्तान का दूसरा निशाना हो सकता है। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली, सांसद ने। बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई आप हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 1979 में जो है इजराइल ने ये पेशकश की थी भारत सरकार को कि हमको आप जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दे दे, तो हम उस समय जो इनकी कार्रवाई चल रही थी बम बनाने की, हम उसको बर्बाद कर देंगे। उस समय भारत सरकार ने नहीं दिया। 1984 में फिर जो है इजराइल ने, जब प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी थी तब भी बोला, इंदिरा गांधी जी ने सैंक्शन वो बोल दिया था हाँ जामनगर में रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के लिए, लेकिन अमेरिका ने सचेत कर दिया पाकिस्तान को, और वो भी फिर रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे बड़बोला है, बड़े बड़े बोल बोलता है, वो ये कहता हमारा बॉम्ब नहीं है ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये इस्लामिक बॉम्ब है। और इजराइल का, इसमें इजराइल को पता है कि जो है अगर उसके ऊपर किसी ने हमला किया, न्यूक्लियर अटैक हुआ, तो वो जो है या तो ईरान कर सकता है या तो पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन आज के दिन पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, जैसे जनरल साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान जो है इजराइल के ऊपर हमला कर सके। लेकिन हाँ, आने वाले समय में अगर कभी ऐसा हुआ कि इजराइल को लगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एसेट उसके खिलाफ यूज किए जा सकते हैं, तो इजराइल जो है बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, और इजराइल जो है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं जिनको, उनको तबाह कर देगा। तो जो उनके जो सांसद पार्लियामेंट में बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और उनको डरना भी चाहिए। उनको डर के भी रहना चाहिए। मनोज कुमार जी, रॉयटर्स की एक खबर में पढ़ रहा था जिसमें 2 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के जो सुप्रीम नेता हैं खोमेनी, उसको मारने का पहले फैसला कर लिया था, और पहले दिन ही वो उनको मार सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं मारा कि एक चेतावनी देनी चाहते थे। बाद में दूसरे दिन जब मारने का फैसला किया तो अमेरिका ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद तय करेंगे। तो क्या अमेरिका अभी भी ये चाहता है कि अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद कर लें, एक डील पर साइन कर लें, तो सुप्रीम लीडर को छोड़ा जा सकता है? ये सब अब एक वार्निंग के तहत अभी तक चला आ रहा है। देखिए, इनका मकसद है कि किसी भी प्रकार से ईरान को परमाणु युक्त न बनने दिया जाए, और उसके लिए जो भी कर सकते हैं, अगर ये सरकार मान जाती है, जो कि लगता नहीं है, जो इसके अभी तक हाव भाव है उससे नहीं लग रहा है कि ये कभी मानने वाली सरकार है। जिस प्रकार कट्टरपंथ के तरफ ये लोग चल पड़े हैं, और जिस केवल इस बम के बूते अपने देश में ये इस प्रकार का नैरेटिव बना रहे हैं कि हम लोग, हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारी, वो भी बोलते हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए
न्यूक्लियर बॉम्ब का होना आवश्यक है। एक और बात यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल जो है, जिसको पाकिस्तान ने अब तक भी रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए नेशन स्टेट, तो इनकी दुश्मनी तो बिल्कुल ही वाजिब है। आज तक पाकिस्तान ने एज ए नेशन उसको इजराइल को नहीं माना है, तो इस कारण वो तो है, इनके आपस में जो इनकी दुश्मनी है वो तो चलती रहेगी। लेकिन जो ईरान की स्थिति है अभी, उसमें कितना दखल अंदाजी कर पाएगा पाकिस्तान, वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपने जो सवाल किया कि ईरान में स्थिति, जब अगर ये रेजिम चेंज इनके करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार मानने वाली नहीं है, और जब तक ये सरकार रहेगी मुझे नहीं लगता कि ये, और आने वाली सरकार भी अभी देखने वाली बात है कि वो परमाणु युक्त होने से अपने को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। ये जोर जबरदस्ती से ही इनको रोका जा सकता है, जो कि अभी मौका है, जो ये अमेरिका और इजराइल जानता है कि अभी ये मौका है जो इनको रोका जा सकता है, नहीं तो इसके बाद मौका निकल जाएगा। जी, मौका निकल जाएगा। अनुज माथुर जी, आखिरी 1 मिनट है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। बस मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए जिस प्रकार से जब हम बात करते हैं कि किसको खत्म करना है, हमास को खत्म करना है, ये विचारधारा है, खत्म नहीं हो सकती, पूरी तरह से मैं एग्री करता हूं। लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि आप उसके आने वाले 20, 50, 60 सालों के लिए उसको इतना डिग्रेड कर दें कि वो 50-60 साल तक आपका कुछ ना कर पाए। मेरा भी यही मानना है कि अगर ईरान के अंदर जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको इतना डिग्रेड कर देंगे कि कोई भी सत्ता में हो, आने वाले 50 वर्षों तक उसको वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो यही उनका उद्देश्य रहेगा। जब आप परमाणु मुक्त ईरान की हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर से सब कुछ गायब कर देंगे, वो सिर्फ ये उनकी जो वेपन कैपेबिलिटी है उसको आप इतना डिग्रेड कर दें या पूरी तरह से उसको खत्म कर दें, ताकि वो आने वाले 5-10 दशक तक इस वेपन को बना नहीं पाए। आशीष, यही मैं कह रहा हूं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि उनके हौसलों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी रफ्तार को तोड़ दिया जाए, ताकि अगर वो उस ट्रैक पर आना भी चाहे तो 2-3 दशक लग जाए, और जब 3 दशक बाद आएंगे तो फिर इसी तरह का हमला करके वापस उनको 4 दशक पीछे भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर जी, कर्नल संजीत सिरोही जी और कर्नल मनोज कुमार जी, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।